हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के प्रथम शासक बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 4 फरवरी 1483 को हुआ था और ट्रांस ओशियाना के प्रांत फरगना में, जो उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। तुर्की शासक तैमूर लंग का 5वां वंशज था और बाबर की माता का नाम तुगलक निगार खाना, जो कि मंगोल शासक चंगेज खां की 14वां वंशज है। 1496 में उज्बेकिस्तान के कुलीनों ने फरगना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इस दौरान बाबर अपने कुछ सैनिकों के साथ फारस के तत्कालीन शासक शाह इस्लाम के पास शरण प्राप्त करता है। फारस के शासक बाबर को शरण देने के लिए 2 शर्त रखते हैं। पहला कि वो बोलते हैं तुम इस्लाम के शिया मत को अपनाना, और दूसरा काबुल पर अधिकार प्राप्त कर हमें वापस सौंप देना। मतलब काबुल से युद्ध करके काबुल पे अधिकार करके वो वापस फारस को सौंप देगा। ये 2 शर्त रखता है, तब वो बाबर को वहां पे शरण देता है। इसके लिए फारस के शासक ने बाबर को सैन्य सहायता भी प्रदान की। युद्ध के लिए फारस के शासक ने बाबर को सेना भी दिए। युद्ध के लिए बाबर काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। साथ ही 1502 ईस्वी के आसपास बाबर सैन्य शक्ति के आधार पर पुनः फरगना पर शासन प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसके बाद बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है। 1502 ईस्वी में बाबर और तत्कालीन समरकंद शासक उज्बेन तो शेबानी खां के बीच सरायुपार का युद्ध लड़ा जाता है, बाबर जिसमें पराजित हो जाता है। 1507 में बाबर अंधविश्वास अथवा अपनी निजी मान्यता के कारण मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। बाबर जो कि मिर्जा की उपाधि धारण किया था, वो कुछ लोगों के कहने पे मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। बादशाह का मतलब होता है अस्थाई स्वामी, बाद यानी कि अस्थाई, और शाह मतलब स्वामी, बादशाह का अस्थाई स्वामी। पारिवारिक कारण अब जानेंगे हम। अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक बने बाबर को सत्ता से वंचित कर दिया गया। सैनिक शक्ति में वृद्धि। फरगना की सत्ता से वंचित होने के बाद बाबर ने लगभग 3 वर्ष सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए व्यतीत किए। इस दौरान बाबर समरकंद तथा फरगना को पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु उसमें उसे असफलता प्राप्त हुई। इस दौरान समरकंद और फरगना को पुनः जीतने के लिए बाबर ने काफी प्रयास किए, पर उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। हर बार उसे असफलता का ही सामना करना पड़ा। फारस शासक ने सैन्य सहायता प्राप्त कर बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। विभिन्न युद्ध नीतियों को सीख लिया। मुगल पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने बंदूक और तोपखानों का प्रयोग किया था। मुगल से पहले कोई भी बंदूक और तोपखानों का प्रयोग नहीं किया था। मुगल ही ऐसा पहला शासक था जिसने बंदूक और तोपखानों का प्रयोग किया था। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। भारत की विशाल धन संपदा और स्वर्ण का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के साथ ही अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह बाबर भी लोभ की भावना से प्रेरित था। धर्म का प्रचार। बादशाह की उपाधि धारण कर स्वयं को खलीफा की अधीनता से मुक्त कर लिया था। इसके बावजूद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस्लाम का प्रसार किया। इस्लाम शिया मत का प्रसार करने की शर्त स्वीकार करना भी बाबर के धार्मिक विस्तार के दृष्टिकोण को इंगित करता है। उत्तर भारत राजनीतिक स्थिति। 1526 में भारत पर आक्रमण करने के समय उत्तर भारत कमजोर एवं शक्तिहीन इब्राहिम लोदी के अधीन था। पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इससे पहले दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी एक शक्तिहीन और कमजोर शासक था।
इब्राहिम लोदी शक्तिहीन और कमजोर शासक होने के कारण वो बाबर से युद्ध में हार जाता है। ये युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर से इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की जीत होती है और बाबर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और 1526 में मुगल वंश की शुरुआत होती है और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर को पंजाब के शासक दौलत खां, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां तथा राणा सांगा द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बाबर को इस युद्ध के लिए आक्रमण करने वाला कोई और नहीं, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और राणा सांगा द्वारा ही अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। उन लोगों ने बाबर को क्यों आमंत्रित किया? उन्होंने बाबर को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि बाबर का उद्देश्य था, मतलब बाबर चाहता था वो फरगना और समरकंद को जीतना चाहता था। वो काफी बार युद्ध करता है पर वो सफल नहीं होता है। तो जब बाबर को आलम खां और राणा सांगा के द्वारा आमंत्रण मिलता है कि वो दिल्ली आए और इब्राहिम लोदी से युद्ध करे, तो वो दिल्ली आता है और इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच का प्रथम युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर वापस लौटने के बाद बजाय दिल्ली में ही शासन करने का निर्णय लिया। बाबर वापस फरगना जाने के बदले दिल्ली पर ही शासन करने का निर्णय लेता और इस क्रम में उसने दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार राणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय लिया। आलम खां और राणा सांगा ने सोचा कि अगर हम लोग बाबर को बुलाते हैं इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए, तो उन लोगों को तो पता ही था कि इब्राहिम लोदी को तो हार ही जाएंगे और बाबर की जीत होगी और बाबर युद्ध लड़के वापस फरगना चला जाएगा। पर बाबर ऐसा ना करके दिल्ली पे ही रह जाता है और फिर वो वहीं पे शासन करने का निर्णय लेता है। फिर खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जो बाबर उस टाइम के सबसे बड़े दावेदार राणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय लेता है। 27 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है पर युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा के युद्ध में भी बाबर का ही जीत होता है और राणा सांगा हार जाता है। बाबर की विजय का प्रमुख कारण बंदूक और तोपखानों का प्रयोग किया जाना था। बाबर ही ऐसा प्रथम शासक था जिसने बंदूक और तोपखानों का प्रयोग किया था। हाँ, भले ही राणा सांगा एक शौर्यवीर शासक था पर भाला तलवार की अपेक्षा बंदूक और बारूद से लड़ना ज्यादा ही अच्छा सिद्ध हुआ और इस तरह बाबर जीत जाता और राणा सांगा की हार होती है। जबकि राजपूत सेना शौर्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु युद्ध पद्धति और अपेक्षाकृत आधुनिक हथियारों के कारण उसकी पराजय हो गई। खानवा के युद्ध ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को संपूर्णता प्रदान कर दी। जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कुछ भी रह गया था वो खानवा के युद्ध में पूरा हो गया। खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। 29 जनवरी 1528 में शेष राजपूतों के विरुद्ध लड़ा जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 1528 में ईस्वी में होता है। 29 जनवरी 1528, डेट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ईस्वी याद रखना है। 1529 में चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के विरुद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की ही जीत होती है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों से उनके प्रमुख किलों की मांग की, किंतु मालवा के राजा मेदिनी राय ने चंदेरी के किले को बाबर को सौंपने से मना कर देता है।
खानवा के युद्ध के बाद होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529। खानवा और चंदेरी के युद्ध के माध्यम से बाबर ने राजपूत शक्तियों के पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था, किंतु अभी बाबर को अफगानों के आक्रमण का भय था। इन अफगानों में प्रमुख इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था, जो स्वयं को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था। 1529 में घाघरा नदी के तट पर महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की एक तरफ विजय हुई। मतलब जब 1529 में घाघरा नदी के तट पर महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को एक तरफा विजय प्राप्त हुई। बाबर द्वारा लड़ा गया घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। बाबर द्वारा लड़ा गया एकमात्र ऐसा युद्ध घाघरा का युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। इस प्रकार उत्तर भारत का लगभग समस्त क्षेत्र बाबर के अधीन आ चुका था। 26 दिसंबर 1530 को अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था। बाबर के और 3 और बेटे थे और बाबर ने अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब हम बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।